नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। पिछले वीडियो में हमने फाइल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात की। अब इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स और भी हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि एवरी फाइल शुड बी ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ईयर, ताकि उसका रिट्रीवल हो सके, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको कंप्यूटराइज और इंडेक्स भी किया जा सके। परंतु इन फाइलों को कई दफ़ा हमें क्लासीफाई भी करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स का मतलब है कौन सी फाइल अर्जेंट हैं, कौन सी सीक्रेट हैं, कौन सी टॉप सीक्रेट हैं। इसके बारे में भारत सरकार ने एक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स का नोटिफिकेशन या ऑर्डर ONM इशू कर रखा है, परंतु वो आमतौर पर सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध नहीं है। और RTA के माध्यम से भी कुछ लोगों ने उसको मांगने का प्रयास किया, परंतु उनको नहीं दिया गया। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि टॉप सीक्रेट वही फाइलें हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस की हों। हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड फाइल्स हो सकती हैं, डिफेंस से रिलेटेड फाइलें हो सकती हैं, डिफेंस परचेजेस से रिलेटेड फाइलें हो सकती हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड फाइलें हो सकती हैं, जो नॉर्मली दिल्ली गवर्नमेंट में हैंडल नहीं होते। ऐसी फाइलों को बंद बक्से के अंदर सील बंद तरीके से मूवमेंट होता है और उनकी चाबी भी सील बंद करके भेजी जाती है। इसके बाद आता है सीक्रेट फाइल्स। सीक्रेट फाइल्स वो होती हैं जो कैबिनेट नोट से रिलेटेड हों, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो साधारणतः लोगों की जानकारी में नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई कैबिनेट डिसीजन ना हो जाए। तो ऐसे मामलों में एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं तो उनके ऊपर हम कॉन्फिडेंशियल लिखते हैं। जैसे किसी का पोस्टिंग ट्रांसफ़र की फाइल है, किसी के ACR की फाइल है, प्रमोशंस की फाइलें हैं, और इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ऊपर हम कॉन्फिडेंशियल लिखते हैं। सो इस प्रकार से बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट होता है। टॉप सीक्रेट तो हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं है, परंतु कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट फाइलें अवश्य होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है जिस फाइल पे आप सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल लिख देते हैं उसकी सीक्रेसी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हर आदमी चेष्टा करता है कि इस फाइल में क्या है मैं भी जानूं। और उसके बाद चाहे हमारे PN महोदय हों, LDC महोदय हों, स्टेनोग्राफर्स महोदय हों, हर आदमी उसको पढ़ने की चेष्टा करता है, तो उसका कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसी फाइलों की मूवमेंट आप सील्ड कवर में भले ही करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हो सके तो ऑफिसर टू ऑफिसर इनको एक्सचेंज किया जाए या किसी सीनियर अधिकारी के मार्फत इनको नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर के यहाँ भेजा जाए। अगर आपने इसको LDC UDC बाबुओं के हाथ में दे दिया या नीचे PNs के हाथ में दे दिया तो सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियल का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करने की आवश्यकता है, वरना ये सीक्रेसी रहेगी नहीं। इसी प्रकार से एक होती है अर्जेंट ग्रेडिंग। कई फाइलें इमीडिएट होती हैं, कई प्रायोरिटी होती हैं, कई टॉप प्रायोरिटी के लिए होती हैं। तो हमारे यहाँ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि देयर शुड आर 2 ग्रेडिंग्स, प्रायोरिटी और अर्जेंट। जो अर्जेंट है वो तो तुरंत हैंडल होनी चाहिए। प्रायोरिटी जिनको बाकी फाइलों के मुकाबले कुछ प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, परंतु इनका भी मापदंड कोई ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली फॉलो अप हो रहा हो। जो बाबूजी बगल में फाइल दबा कर ले जाते हैं वही प्रायोरिटी और अर्जेंट हो जाती हैं, उन्हीं का डिस्पोजल तुरंत हो जाता है। परंतु रूटीन में हम भले ही लिखते रहें प्रायोरिटी, टॉप, अर्जेंट, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, हमने ऐसे कई टर्मिनोलॉजी कॉइन कर रखी हैं जो मैनुअल में रिकॉग्नाइज नहीं है। जैसे कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया तो पार्लियामेंट क्वेश्चन क्योंकि टाइम बाउंड है तो वो अर्जेंट है ही, उसके ऊपर हमने लिख दिया पार्लियामेंट क्वेश्चन, तो अब अर्जेंट ग्रेडिंग लगाने की क्या आवश्यकता है।
दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये टाइम बाउंड रेफरेंस है। आरटीआई की फाइल पे यदि आरटीआई लिख दिया तो पता लग जाता है कि ये टाइम बाउंड रेफरेंस है। कोर्ट मैटर है तो कोर्ट केस के अंदर भी पता लग जाएगा ये प्रायोरिटी पे जाना है, ये कोर्ट मैटर है, इसकी डेट फलां है, इस दिन से पहले इसका उत्तर तैयार हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जेंसी ग्रेडिंग लगाना और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल करना एक अहम एस्पेक्ट है और इनको फॉलो अप करने की बहुत आवश्यकता है, परंतु सीक्रेसी भी साथ के साथ मेंटेन होना आवश्यक है। अर्जेंटली ग्रेडिंग हम कर तो देते हैं, परंतु उसके डिस्पोजल के बाद भी फाइल जो है उसके ऊपर स्लिप लगी रहती है, ये अर्जेंट है। अलमारी में पड़ी है तो भी अर्जेंट लिखा हुआ है, तो अब अलमारी में पड़ी फाइल में अर्जेंट से का क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। तो इसलिए हमें समय समय पर इस ग्रेडिंग को भी रिव्यू करना है कि अब इसकी जो है अर्जेंसी है या समाप्त हो चुकी है, और अगर समाप्त हो चुकी है तो उसको स्लिप को रिमूव कर देना है। इसके बाद रेफरेंसिंग करने की फाइलों में भी आवश्यकता होती है कि पीयूसी किस पेपर पर है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, ये जो है फाइल जो है उसके कौन से पेज पर पड़ा हुआ है, जो फ्लैग है कहाँ उपलब्ध है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी नोटशीट के अंदर सब चीज़ें दर्शाने लायक होती हैं। इन चीज़ों को तवज्जो देने की आवश्यकता है, सो क्लासिफिकेशन और अर्जेंसी। इसके साथ साथ फाइल मूवमेंट का साधारणतः जो प्रोसेस मैंने देखा है वो हमारी यही है कि एक दिन में जो फाइलें जा रही हैं उनकी मूवमेंट एक डेट वाइज हमने कर दी और नीचे फाइलों का नंबर दे दिया। इससे न केवल काम बढ़ा बल्कि फाइल को रीट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो फाइल 10 दिन पहले गई हो या 20 दिन पहले गई हो या 1 महीना पहले गई हो, हमें याद नहीं रहता कि किस दिन किसको भेजी थी। परंतु यदि हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में दिए हुए पद्धति को अडॉप्ट करेंगे तो उसके अनुसार हर फाइल का एक फाइल मूवमेंट पेज अलग ही होता है। ऊपर फाइल नंबर और फाइल का नाम लिखा हुआ है, वो किस दिन किसको गई, कब वापस आई, कट गई, उसके बाद फिर गई तो किसको गई, किस दिन गई, ये लिख दिया जाता है। सिर्फ डेट डाली जाती है और किसको भेजी गई है, वापस आ जाती है तो काट दी जाती है और किसको दे दी गई वो डाला जाता है। इससे जो है सिंगल फाइल पेज होने से उस फाइल की पूरी मूवमेंट पता लग जाती है कि ये फाइल कहाँ गई हुई है। कई दफा फाइल का पार्ट फाइल खोलना पड़ जाता है। पार्ट फाइल का मतलब एक ही एस्पेक्ट पर सपोजिंग हम जो है 3-4 डिपार्टमेंट से कोई रेफरेंस मांग रहे हैं और उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, कंकरेंस मांग रहे हैं, अप्रूवल्स मांग रहे हैं। तो यदि वो एक डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए आप एक रूटीन नोट बनाएं और उसको जो है कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन को भेज दें। फाइनेंस के अप्रूवल चाहिए तो एक पार्ट फाइनेंस में चला जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट के अप्रूवल चाहिए तो एक दूसरा पार्ट लॉ डिपार्टमेंट चला जाएगा, तीसरा प्लानिंग के में जाना है तो वहाँ चले जाएगा, चौथा किसी और सेक्शन में जाना है वहाँ चले जाएगा, सो दैट साइमल्टेनियसली हर सेक्शन जो है उसके ऊपर अपना निर्णय ले ले। और जब वो निर्णय आपके पास आ जाएंगे तो उनको मेन फाइल के अंदर कंसोलिडेट करके मेन नोट बन सकता है। नॉर्मली ये कैबिनेट नोट्स के अंदर काम आती है प्रथा। इसी प्रकार से एक अन्य प्रथा भी पार्ट फाइल की बना रखी है। कई रेफरेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको कई अथॉरिटीज की मार्फत वो आ रहे हैं। किसी ने कंप्लेंट कर दी प्रधानमंत्री को तो वो प्रधानमंत्री की मार्फत आएगी, लेटर ऑन आएगी। एक कंप्लेंट की कॉपी आपके पास पहले पहुंच चुकी है जिस पे आपने एक्शन ले लिया, दूसरी कॉपी प्रधानमंत्री महोदय से आ गई, तीसरी MHA से आ गई, चौथी राष्ट्रपति महोदय से आ गई। तो ये जो लेटर रेफरेंस आते रहते हैं तो बाबू ने ये प्रथा बना रखी है कि मेन फाइल इज अंडर सबमिशन, उसकी पार्ट फाइल खोल के पीछे पीछे भगा देते हैं। इससे कोई डिसीजन तो होना नहीं है, उसी की कॉपी आपने ऑलरेडी पुटअप कर रखी है, तो बार बार इनको पीछे पीछे भगाने की प्रथा की आवश्यकता नहीं है। जब मेन फाइल में निर्णय होके आ जाएगा उन मेन रेफरेंसेस को आप टांग लें, परंतु लैक ऑफ नॉलेज के कारण बाबू जो है मेन फाइल के पीछे पीछे पार्ट फाइल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भगाता रहता है। विद द रिजल्ट कोई एक दूसरे के साथ लिंकिंग नहीं हो पाती। इसलिए फाइल्स को आप जो है पार्ट फाइल उन्हीं जगह पे बनाएं
जहां बहुत ही आवश्यक हो या कोई सब्जेक्ट मैटर अलग से आ गया हो कि पहले आपने जो आस्पेक्ट भेजा था वो ये थोड़ा सा उससे भिन्न है, इसके ऊपर भी निर्णय की आवश्यकता है, इसको भी पीछे पीछे भेज दिया जाए। ऐसे मामलों में तो आप पार्ट फाइल बनाकर भेज सकते हैं, परंतु इन सब पार्ट फाइल्स को अल्टीमेटली एकत्र करके एक जगह रखना आवश्यक है ताकि बुक फाइल जो है इट सेल्फ कंप्लीट हो जाए। मुझे याद है कई दफा पार्ट फाइल एक मिस्चीवियस रोल भी प्ले करते हैं। एक मामले में उच्चतम अधिकारी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, परंतु उनको इग्नोर करने के इरादे से डीलिंग असिस्टेंट ने एक पार्ट फाइल खोल दी ताकि उस डिसीजन को इग्नोर कर दिया जाए और लाइन ऑफ एक्शन उसके अंदर दूसरा स्टार्ट हो गया। परंतु जब उसी उच्चतम अधिकारी के पास फाइल गई तो उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर कहा कि इसमें तो मैंने कुछ और निर्णय दे रखा है, उस फाइल को लिंक करिए। और जब वो लिंक किया गया तो दोनों अलग अलग रूट से चल रही थी। एक में डिसीजन हो रहा है कि इसको कोर्ट में भेज दिया जाए, दूसरी में तरफ डिसीजन हो रहा है कि इसको फाइल कर दिया जाए। इस प्रकार से पार्ट फाइल समटाइम्स प्ले मिस्चीवियस रोल्स आल्सो। इनको रोकने के लिए भी ये आवश्यक है कि पार्ट फाइल्स मिनिमम बनाई जाए, वरना मेन डिसीजन जो ऑलरेडी हो चुका है या मेन डिसीजन का ट्रैक ही बदल जाएगा। इसलिए पार्ट फाइल मिनिमम बनाई जाए और उनके ऊपर जो है निर्णय लेने में सुविधा के लिए इसको मेन फाइल के साथ ही लिंक किया जाए। इसके बाद एक एस्पेक्ट आता है, कभी कोई फाइल अनफॉर्चुनेटली खो गई या किसी अन्य फाइल के साथ मिसलिंक हो गई तो हमें फाइल को रिकंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ सकती है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल के लिए हमें सारे पेपर्स जिस जिस सेक्शन से हमने विचार मांगे थे वहाँ से पुनः रिसीव करने पड़ेंगे, प्राप्त करने पड़ेंगे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके डिसीजन लेना पड़ेगा। कई अहम इशू होते हैं जिनके ऊपर हमें फाइलें रिकंस्ट्रक्ट करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। यदि ऐसा भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करें और प्रॉपरली करें, कहाँ से रेफरेंस आया था, किस किस को भेजा था, क्या क्या उसके विचार थे, उन सबको संजो कर दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके पुट अप करने का प्रयास करें ताकि उसमें प्रॉपर निर्णय हो सके। इस प्रकार से फाइलिंग सिस्टम के कई अन्य अहम पहलू भी हैं जिनको हमें मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पढ़ के ज्ञान मिलेगा। उसको अवश्य पढ़ें और जानकारी बढ़ाएं। जब भी ट्रेनिंग मिलने का प्रयास करें, मिल जाए तो अच्छी बात है, आप भी ट्रेनिंग में अवश्य जाएं। धन्यवाद।